जी प्लीज हेड ऑफिस में बैठे, ये मुझे अलाउ कर दें, स्क्रीन शेयर अलाउ नहीं हो रही। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इंक्रीमेंटल बजट, और आज हम जीरो बेस्ड बजट में चलेंगे और बजट को क्लोज करेंगे। क्वेश्चन मैंने सारे सॉल्व करके भेज दिए हैं, उसको देख लीजिएगा, एंड देन वी विल डिस्कस फ्रॉम देयर। जीरो बेस्ड बजट, zero based budget as compared to traditional budget is entirely different budget। ठीक है जी, इस बजट में बेसिकली हम किसी किस्म की कोई बेस नहीं लेते, जैसे वर्ड से जाहिर है जीरो बेस्ड, यानी ऐसा बजट जिसकी बेस जीरो है। अगर मैं इसको पहले कंपेयर करूं इंक्रीमेंटल बजट से, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो इंक्रीमेंटल बजट में सबसे पहली चीज जो आप लेते हो वो ये एक बेस होती है, जो कि पिछले साल का बजट भी हो सकता है, पिछले साल के एक्चुअल रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। उसको बेस बनाकर और उसके अंदर जो चेंजेस आ सकती हैं, जैसे ग्रोथ और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, उसको इनकॉर्पोरेट करके जो बजट बनाते हैं उसको हम इंक्रीमेंटल बजट कहते हैं। बट जीरो बेस बजट इज इंटायरली डिफरेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जीरो बेस बजट में याद रखिएगा कि देयर शेल बी नो बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट, एंड इन ईच ईयर budget shall be prepared, the budget is prepared as fresh budget, ignoring all these things के हम सीधा सीधा जाएंगे और इग्नोर करते हुए, पिछले बजट को टोटली इग्नोर करते हुए हम नए बजट की तरफ जाएंगे और बिल्कुल फ्रेश बजट बनाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी अकाउंटेड फॉर इन, हम कह सकते हो फ्रॉम स्क्रैच, यानी ईच आइटम will be analyzed in detail from scratch before adding into budget। इस बजट में ऐड करने से पहले जो है हम सबसे पहले उसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं एज अ स्क्रैच, यानी आप ये एक्सपेंस जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हालांकि पिछले साल भी ये एक्सपेंस कर चुके होते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसमें देखते हैं कि कितनी कॉस्ट इसको ऐड होनी चाहिए और वो कॉस्ट हम बजट में ऐड कर देते हैं। यानी पास्ट को हम इस पॉइंट से इग्नोर करते हैं कि पास्ट में क्या कॉस्ट इनकर हुई थी, बल्कि हम सीधा फ्यूचर की तरफ रहते हैं कि यही कॉस्ट फ्यूचर में कितनी इनकर होगी और उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली एक ऐसा बजट है जो डिसीजन मेकिंग भी है, डिसीजन मेकिंग मॉडल भी है। इस बजट में हम सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, वो यही करते हैं कि हम डिफरेंट ऑल्टरनेट देखते हैं कि कोई भी कॉस्ट जब मैं बजट में इन करूंगा, इनकॉर्पोरेट करूंगा, तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि कौन से मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कि किस ऑप्शन जो कंपनी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। सपोज repairs cost was incurred in last year as ₹500,000, ठीक है। तो पहला ये मैंने सिर्फ पहले एग्जांपल ली है यहाँ पर ये समझाने के लिए कि पिछले साल जो रिपेयर कॉस्ट थी 500, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ दिस बजट मैं सबसे पहले बेस लूंगा, और बेस ऑफ रिपेयर कॉस्ट शुड बी जीरो, यानी उसकी पिछली कॉस्ट को मैं टोटली इग्नोर कर दूंगा। लेकिन रिपेयर कॉस्ट को तो मैंने लेना है, लेकिन पिछली कॉस्ट को नहीं लूंगा। और उसके बाद मैं देखूंगा कि हमारे पास क्या ऑप्शंस है, ठीक है। ऑप्शंस मीन कि इस कॉस्ट को हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या है और प्रपोज सिचुएशन क्या है। यानी करंट में क्या है, लाइक हम रिपेयर जो है वो हमने आउटसोर्स किया हुआ था और हम कॉस्ट पे कर रहे हैं। अब कंपनी के पास प्रपोजल ये है कि हम अपना इन हाउस एक रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बना लें
और उसको कंपैरिजन करेंगे। इसमें सिर्फ कॉस्ट को नहीं देखा जाता बल्कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखा जाता है, और उसके बाद एक अल्टीमेटली एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं, और जो भी कॉस्ट होगी वो मेरी बजट का हिस्सा बन जाएगा। सपोज अब मैं कहता हूं जी कि अगर करंट सिचुएशन पे कंटिन्यू करें, यानी अगर करंट पे कंटिन्यू करें, सिनेरियो कंटिन्यूड, तो हम कहते हैं जी मेरी कॉस्ट 550,000 लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं प्रपोज जो है, प्रपोज हमारा ये है कि हम इन हाउस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाएं, लेकिन इसमें हमारी कॉस्ट जो है वो 620,000 लग रही है, ज्यादा कॉस्ट लग रही है। अब हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, कॉस्ट पे नहीं जाना। लेट्स अज्यूम कि दिस कॉस्ट इज मोस्ट more beneficial for the company so far as the cost versus benefit analysis is concerned। यानी मैं यहां पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूंगा और उसके बाद देखूंगा कि कौन सी कॉस्ट जो है वो हमारी बेस्ट है, और अगर ये बेस्ट है तो इट शैल बी द पार्ट ऑफ बजट, और इसको हम बजट में शामिल कर देंगे। ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है, एक एक आइटम का जीरो बेस। तो जीरो बेस बजट में एडवांटेज तो ये है क्या, आप हर आइटम को हर साल नए सिरे से देखते हैं, और जितनी इनएफिशिएंसीज हैं वो आपकी कंटिन्यू नहीं करती, यानी इनएफिशिएंसीज आपके सामने आती हैं और आप उसको बजट का हिस्सा नहीं बनाते। बट दूसरी तरफ ये टाइम कंज्यूमिंग बजट है, यानी अगर आप देखें एक एक आइटम को आप बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहे हैं और उसको टाइम ज्यादा लगेगा, इस पे कॉस्ट ज्यादा इनकर होगी, ठीक है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में खास तौर पे ये एप्लीकेबल होता है, और स्पेसिफिकली ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए ज्यादा यूज किया जाता है और ज्यादा बेटर कंसीडर होता है, क्योंकि सर्विसेज बाय नेचर जो है वो चेंज होती रहती है, और उसके लिए हमें नए सिरे से बजट बनाना ज्यादा जरूरी होता है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट बिजनेस। तो जीरो बेस बजट का जो न्यूमेरिक्स तो ऑब्वियसली हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो मैंने आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस किया, ठीक है जी। तो ये जितना भी हमारा सिलेबस था बजट से रिलेटेड वो हमने आज मुकम्मल किए, ठीक है। ओके, उसके बाद हम ऑब्वियसली नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब इसके बजट के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं अभी आपके ना, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन आपका वो देखा स्टूडेंट का, तो 3, 7 और 14 को हम डिस्कस कर लें क्वेश्चन को। तो मैंने आपके सामने आपको शेयर किए हैं, अभी मिल के होंगे आपको, तो पहले जरा खुद कीजिएगा, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट मूव करूंगा, हमारा एरिया नंबर 3 यानी सिलेबस पोर्शन नंबर 3, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से काफी ज्यादा पेपर में आता है, और जो इसमें इजी पोर्शन है कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है जी। ओके, देखिए इसमें इस चैप्टर में हमने डिस्कस क्या करना है कि वेरिएबल्स आपको नजर आएंगे, देयर आर 3 वेरिएबल्स, और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। द फर्स्ट वेरिएबल इज कॉस्ट, वॉल्यूम पहले कर लेते हैं। फर्स्ट इज अ वॉल्यूम, सेकंड इज अ कॉस्ट, एंड थर्ड इज अ प्रॉफिट। 3 वेरिएबल्स मेरे सामने आ रहे हैं, वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट। इनका कॉम्बिनेशन जो है वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कराता है। हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारी कॉस्ट और प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है। अगर मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसका इंपैक्ट मेरा कॉस्ट पर क्या होगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पर क्या होगा, ठीक है। इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो डिस्कस करना है दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज अ सेल्स लेवल at which company would able to recover its fixed cost from
कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पर अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है और कहता है जी डिफाइन ब्रेक इवन पॉइंट, और मोस्टली स्टूडेंट लिख देते हैं जी ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, तो याद रखिएगा इसके मार्क्स नहीं सही मिलते। उसकी रीजन ये है कि इट इज नॉट अ डेफिनेशन, इट इज आउटकम। यानी ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर बिल्कुल सही है, इस पर ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस। ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जी एसेट क्या है, आप बजाय कि मुझे एसेट की डेफिनेशन बताने की आप मुझे कहना शुरू कर दें कि ये फर्नीचर एसेट है, ये कैश एसेट है, ये रिसीवेबल एसेट है। लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन अगर करूं कि जी ये एसेट है लेकिन क्यों है, तो वो आपकी बेसिकली डेफिनेशन होती है। इसलिए बहुत से स्टूडेंट, ये मैं अक्सर कहा करता हूं और हमेशा क्लास में ये कहता हूं, क्योंकि जब हम देखते हैं पेपर्स वगैरह में तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे नजर आते हैं जहां पर वो ब्रेक इवन को सिंपल लिखते हैं, इट इज नो प्रॉफिट और नो लॉस, तो आउटकम की तरफ चले जाते हैं। इसलिए मैंने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने लिखी। पहली बात याद रखिएगा, इट इज अ सेल्स लेवल, ये हमारा सेल्स लेवल है। यानी मुझे ऐसा सेल्स लेवल चाहिए जहां पर कंपनी अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर चुकी हो अपने कंट्रीब्यूशन से, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और डेफिनेटली इसका आउटकम क्या होगा, एट दिस लेवल देयर शैल बी नो प्रॉफिट और नो लॉस, ये आउटकम है। ठीक है जी, लेकिन डेफिनेशन के साथ इसको लिखेंगे, सिर्फ इतना हिस्सा लिखने से मेरा मसला हल नहीं होगा। इसके सिंपल जरा लॉजिक देखते हैं कि ये ब्रेक इवन पॉइंट को हमने ये डेफिनेशन क्यों लिखी। देखिए, हर बिजनेस की एक कॉस्ट ऐसी होती है जो फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट को हमने अपने कॉस्टिंग से पढ़ा हुआ है, और इसका मीनिंग क्या होता है कि इट इज अ कॉस्ट, यानी जो ये हमारा बेसिकली फिक्स कॉस्ट का अगर मैं डेफिनेशन थोड़ी सी रिवाइज करवा दूं यहाँ पर, तो हमने पढ़ी हुई है, इट इज अ कॉस्ट which remained constant irrespective of production level। यानी अगर मेरा प्रोडक्शन लेवल को इग्नोर करते हुए इररिस्पेक्टिव वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, और ऐसी कॉस्ट जो कांस्टेंट रहती है वो मेरी फिक्स कॉस्ट है। अब इट मींस, जैसे बड़ा सिंपलीफाई करते हैं, हम कहते हैं जी फिक्स कॉस्ट जो है हमारी पर मंथ वो 100,000 है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब मुझे क्या करना, अगर मैं यहां पर जीरो सेल कर रहा हूं, यानी सेल अभी कोई नहीं हो रही, ठीक है, सेल्स इन यूनिट, चले मैं इस तरह लिख देता हूं, सेल्स इन यूनिट्स जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का सीधा सीधा लॉस है। अगर सेल मेरी जीरो है तो लॉस मेरा इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं सेल को इंक्रीज करता चला जाऊंगा, जैसे जैसे सेल्स मेरी बढ़ती चली जाएगी, याद रखिएगा कि मेरी ऑटोमेटिकली फिक्स कॉस्ट रिकवर होना शुरू हो जाएगी, और एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर ये कॉस्ट रिकवर हो चुकी होगी। अब जरा आगे चलते हैं, मैं कहता हूं कि सेल्स प्राइस पर यूनिट जो है वो मेरी 100 रुपीज है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो मेरी 60 रुपीज है। इट मींस कि अगर एक यूनिट बेचता हूं तो मेरा जो प्रॉफिट होता है, दैट इज नॉट प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 40 रुपीज है। -60 इज इक्वल टू 40, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है जी, ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, यानी मीन अगर एक यूनिट बेचता हूं तो 40 रुपीज कंट्रीब्यूशन है। अब देखें, अगर मैं एक यूनिट बेचूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन 40 रुपीज है, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन 40 हो जाएगा। अगर मैं 100 यूनिट बेचता हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन 4000 होगा। अब अगर मैं 500 यूनिट बेचता हूं 20,000 कंट्रीब्यूशन होगा। अब देखते जाओ, जितने यूनिट मैं बेचता जा रहा हूं ऑटोमेटिकली मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। अगर मैं 1200 यूनिट सेल करता हूं तो 48,000 आता है। अगर मैं 2500 यूनिट सेल करता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा कंट्रीब्यूशन जो है 100,000 हो जाता है, जो कि फिक्स कॉस्ट से इक्वल है, और यहां पर कंपनी को कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। और इसीलिए हम इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज अ सेल्स लेवल एट विच द कंपनी वुड एबल टू रिकवर इट्स
फिक्स कॉस्ट फ्रॉम इट्स कंट्रीब्यूशन, कि यहां कंट्रीब्यूशन के थ्रू कंपनी ने अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लिया, इसलिए हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, व्हाट इज अ प्रॉफिट एंड व्हाट इज अ कंट्रीब्यूशन, इनमें फर्क क्या है? आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में। लेकिन प्रॉफिट नॉर्मली हम कहते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, मींस वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। लेकिन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेस करता हूं तो ये कंट्रीब्यूशन आ जाता है। मसलन अब देखें, अब यहां पर 2500 यूनिट्स पर मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 100,000, विच इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। यानी ये जो कंट्रीब्यूशन है ये मेरा फिक्स कॉस्ट के इक्वल है। ठीक है जी, ये मेरा फिक्स कॉस्ट के इक्वल आ रहा है, ये कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल आ रहा है, और जहां इक्वल आएगा वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब इसको चेक करते हैं जरा इनकम स्टेटमेंट बनाकर। इनकम स्टेटमेंट के वाकई ही यहां पर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जरा चेक करते हैं। देखिए, मैं कहता हूं ये सेल्स, हम कितने यूनिट सेल करें? 2500 यूनिट सेल कर रहे हैं, और एक यूनिट सेल होगा 100 रुपीज में। अब इसको कैलकुलेट किया, 2500 इंटू 100 यानी 250,000 मेरी सेल्स होगी। अब इसमें से मैं लेस करता हूं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है मेरी 60 रुपीज, यानी 2500 यूनिट अगर मैं सेल करता हूं तो 60 रुपीज मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब ये 2500 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट लेस करूंगा द आंसर इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। पूरा नाम इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं, सीएम यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो 100,000 मेरा कंट्रीब्यूशन आ चुका है। अब मैंने प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है, इसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो मैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अब फिक्स कॉस्ट भी हमारी कितनी है क्वेश्चन में? 100,000। तो 100,000 में से जब 100,000 में लेस करूंगा तो आंसर इज 0, दैट इज अ प्रॉफिट और लॉस। मैं दोनों वर्ड लिख रहा हूं, ना ये प्रॉफिट है ना लॉस है, ये 0 आ रहा है। और वो लेवल, वो एक्टिविटी लेवल जहां पर कंपनी को ना कोई प्रॉफिट हो ना लॉस हो, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और देखें, ब्रेक इवन पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द बिजनेस। कोई भी पर्सन बिजनेस कर रहा हो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली चीज तो बड़ी क्लियरली माइंड में रखिएगा कि ब्रेक इवन मोस्टली क्यों कैलकुलेट किया जाता है और किन प्रोडक्ट्स का किया जाता है। देखिए, एक कंपनी ऐसी है जिसकी एक ऑलरेडी एक प्रोडक्ट मार्केट में है, या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में है जो स्टेबल है, यानी वो मार्केट एक्सटेंसिव मार्केट शेयर ली हुई है। अब मुझे उसका ब्रेक इवन का निकालने का कोई मकसद समझ में नहीं आता कि मैं क्यों कैलकुलेट करूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखता हूं एक प्रोडक्ट ऑलरेडी हम प्रॉफिट में है तो उसको ब्रेक इवन निकालने का मकसद नहीं है। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव हमें नजर आता है ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का, वो उन प्रोडक्ट्स पर होता है, या तो वो न्यू प्रोडक्ट्स होती हैं, या सेकेंडली अगर वो न्यू नहीं है लेकिन अभी वो स्टेबल प्रोडक्ट्स नहीं है, यानी वो अभी लॉस मेकिंग है, तो अब आपको ये देखना है कि कम से कम कितने यूनिट में बेचूं तो मैं प्रॉफिट में, नो प्रॉफिट नो लॉस में आऊंगा। ठीक है, यानी मुझे प्रॉफिट बेशक ना हो लेकिन कम से कम मुझे लॉस भी ना हो। इवन दैट, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि एक आम शॉपकीपर है, वो नया बिजनेस खोल रहा है। अगर आप उससे डिस्कस करते हैं कि यार कितनी सेल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितनी होनी चाहिए, तो वो अक्सर ऐसा जवाब भी दे सकते हैं या देते हैं। वो कहते हैं यार मैंने ये बिजनेस खोला, मुझे अभी प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मुझे जेब से भी ना डालने पड़े। टेक्निकली द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट। वो जब ये वर्ड यूज कर रहा है कि ठीक है मेरा ऑब्जेक्टिव अभी प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मुझे लॉस भी ना हो।
सो ही इज टॉकिंग अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम कंपनी जो है एक तो बिहेवियर देखती है कि कॉस्ट में चेंज आने से, यूनिट में चेंज, वॉल्यूम में चेंज आने से कॉस्ट और रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट होगा। अब यहां से 2500 यूनिट जो आप सेल करोगे, इससे एक यूनिट भी कम होगा तो लॉस होगा, एक यूनिट भी ज्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारी कोशिश ये होगी कि कम से कम हम इतने यूनिट जो हैं वो जरूर सेल करें ताकि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाए, ठीक है जी। अब ये जो इसका फॉर्मूला क्या बना, अगर हम इसको फॉर्मूला फॉर्म में लेकर आए तो क्या करेंगे। देखें, ब्रेक इवन पॉइंट का हम जो फॉर्मूला लिखते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी का जो वर्ड लिखा है वो मैंने ब्रेक इवन, इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं। देखिए, अगर इसको गौर से देखिए तो हमें क्या नजर आता है कि मैंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन को लेना है, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है। मैं डेफिनेशन में जाता हूं तो मैं पहले लेता हूं फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इसको रिकवर करना है, किस में से रिकवर करना है, मैथ का रूल लगा रहा हूं। मैथ के मुताबिक जिस में से रिकवर करना होता है वो डिनोमिनेटर होता है, इसको मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड करता हूं। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसी एग्जांपल में अगर मैं इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करूं, इस फार्मूले के थ्रू, तो आप देखोगे आंसर वही होगा। अब देखो, मैं यहां लिखता हूं फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 100,000, और मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 रुपीज है, यानी 100,000 फिक्स कॉस्ट है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 है। और फार्मूला के मुताबिक फिक्स कॉस्ट को अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा या ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी। पॉइंट भी कह सकते हैं, सेल भी कह सकते हैं। अब 100,000 को डिवाइड करता हूं मैं 40 पर, तो 2500 यूनिट्स जो हैं, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। इस फार्मूले के तहत जब हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं तो वो याद रखिएगा वो इन यूनिट्स निकलता है, राइट। अब इससे आगे मूव करेंगे नेक्स्ट लेवल। समटाइम एग्जामिनर ये कहते हैं जी कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कैलकुलेट करो, इन अमाउंट, वो यूनिट्स में नहीं कर रहा। यानी वो कहते हैं जी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कैलकुलेट करो। तो एक तो आसान तरीका ये है कि अगर हम ब्रेक इवन सेल जो निकाली है यूनिट्स को, इसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाए। बट सम टाइम डाटा इस तरह दिया होता है कि पर यूनिट में कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, तो फिर हम फॉर्मूला किस तरह निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ठीक है। ये जो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है, व्हाट इज दिस, ठीक है। पहले इसको हम डिस्कस करेंगे, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ये क्या है, इसका फॉर्मूला हम पहले डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन टू सेल, मीन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, सिंपल। यानी कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स के कितने परसेंट है, आप चाहे परसेंटेज में ना भी निकालो, रेशियो में कन्वर्ट कर लो। यानी अगर 1 रुपए की सेल करता हूं तो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन मुझे जनरेट होता है, ठीक है। दिस इज नॉन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। और याद रखना है कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो को हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी कहते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ठीक है। इसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी कहते हैं। ओके, ये जरा हेड ऑफिस से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दो स्टूडेंट जरा कोई क्वेश्चन शायद करना चाह रहे हैं, इनको अलाउ कीजिएगा जी। कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जी। ओके, पास पेपर में एक क्वेश्चन आया था, है कि लिस्ट डाउन स्टेक होल्डर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका आंसर क्या होगा।
अच्छा, ये क्वेश्चन जो आप जो कर रहे हो, डेफिनेटली इसका जवाब मैं दे दूंगा, वो मसला नहीं है, बट इस टॉपिक से पहले क्वेश्चन करने। स्टेक होल्डर्स तो 9 स्टेक होल्डर होते हैं मैक्सिमम, यानी 9 से 10 होते हैं, तो वो तो हम अलग क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं ऐसी चीजें। अभी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो कर लो। चले, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी कहते हैं, यानी सीएम रेशियो। इसको अगर मुख्तसर करूं तो सीएम रेशियो के थ्रू भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, थ्योरी का पोर्शन इंशाल्लाह जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें सारा कवर हो जाएगा, आप उसके परेशान ना हो। अब मैं अगर इसकी कैलकुलेशन करूं तो मुझे दो चीजें चाहिए। एक तो मुझे चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट है 100,000। और अब मुझे दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। इसको मुख्तसर हम लिखते हैं सीएस रेशियो। और सीएस रेशियो कैसे निकलेगी? अभी मैंने इसका फार्मूला आपके सामने लिखा, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। अब देखिए, हमारा कंट्रीब्यूशन है 40 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है 100, तो ये 0.40 जो है ये मेरा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ जाएगा। अब अगर इसको इस पे डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी इन रुपीज। तो 100,000 को डिवाइड करता हूं इस अमाउंट पर तो 250,000 रुपीज जो है दैट इज ब्रेक इवन सेल्स। ये इसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये आंसर यहां पर यूनिट्स है। ठीक है, अब देखिए अगर ये यूनिट्स वाले को भी मैं अगर रुपीस में कन्वर्ट करना चाहूं तो यही आंसर आएगा कि 2500 इंटू इसकी सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपने जेहन में रखने हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। ठीक है, अब इससे अगले स्टेप पे जाने से पहले हम कुछ अजम्पशंस डिस्कस करेंगे। अजम्पशंस ऑफ सीवीपी एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट, इसके लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेनी होती हैं। याद रखिएगा, पहली अजम्पशन हमारी क्या होती है? द फर्स्ट अजम्पशन इज दैट फिक्स सेल्स प्राइस शैल रिमेन कांस्टेंट, यानी मीन जो हमने सेल प्राइस जैसे इस क्वेश्चन में अज्यूम की 100 रुपीस होगी, तो वो हम ये अज्यूम करेंगे कि सेल प्राइस हमारी कांस्टेंट रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगी। ठीक है। नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शैल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। तो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, ये वर्ड जरा ज़हन में रखिएगा, पर यूनिट, टोटल में नहीं कहा मैंने। ठीक है, ये पर यूनिट जो है उसमें सेम रहेगी। ठीक है, ओके। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट shall also remain constant. Number 3, fixed cost in total shall remain same. ये तो खैर इसके फीचर भी होता है कि फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, ये भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये तीन अजम्पशन अभी मैंने सामने आपके लिखी। और चौथी अजम्पशन हम लिखते हैं प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स। प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स, यानी इट मींस कि जितने यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारे सेल हो रहे हैं। या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल का, कि हम इन्वेंट्री लेवल हमारा चेंज नहीं होगा, इन्वेंट्री लेवल हमारा कांस्टेंट रहेगा। अगर याद रखिए इन्वेंट्री लेवल हमारा कांस्टेंट रहेगा तो प्रोडक्शन जो है वो सेम रहेगी। ठीक है जी, इंटू 100/40 करें तो फॉर्मूला भी ठीक हुआ। ठीक है, आप जो फार्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है, आंसर वही आएगा जिस तरह आप कर रहे हैं। 100/40 ये जो कैलकुलेट किया 100/40 है। असल में हम उसको रेशियो निकाल लेते हैं ना, तो इस वजह से इसको सिंपल रेशियो पे डिवाइड कर दें या 100/40 कर दें, आंसर वही आएगा। ओके जी, अजम्पशंस ये ले दें। अब मैं
आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, जरा सिंपल सा। आप अपने चैट में जरा इसका जवाब लिखिएगा। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं आपसे कहता हूं जी, कंपनी एक न्यू प्रोडक्ट, कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू सेल द यूनिट्स एट ब्रेक इवन लेवल। ये मीन कंपनी intends to avoid the losses and its objective is even not to earn any profit। ठीक है। सो व्हाट शुड बी द बजटेड वैल्यू? इसी क्वेश्चन में अगर मैं बजट बनाना चाहूं तो क्या मैं बजट 2500 यूनिट का मुझे बनाना चाहिए अगर इस ऑब्जेक्टिव को मैं देखूं, या इससे ज्यादा बनाना चाहिए? एनी स्टूडेंट हु कैन राइट ऑन द चैट। जी, 2500। ठीक है, ओके। मोस्टली अभी जो जिन्होंने सवाल आंसर दिए मोस्टली ये कह रहे हैं जी 2500 बिल्कुल ठीक है, नजर आता है। उसकी रीजन क्या है? इट्स ओके। इसकी रीजन क्या नजर आती है कि जी फिर 2500 क्यों? क्योंकि कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि जी मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए लेकिन लॉस भी ना हो, तो इसका मतलब ब्रेक इवन ही ऑब्जेक्टिव है, तो फिर बजट भी 2500 का होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जैसे एक स्टूडेंट लिखा कि मोर देन 2500, ये जो अजम्पशंस हैं दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ये अजम्पशन जो है ये आपकी करेक्ट प्रूफ नहीं होती, जब आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो और ये अजम्पशंस एडवर्स इंपैक्ट डालती हैं, लाइक सेल्स प्राइस जो है वो हमें मार्केट में थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, यानी 100 रुपीज जैसे अभी हमने क्वेश्चन में ली, अब हम ये कहते हैं जी कि नहीं 100 रुपीज से कम पे सेल करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि अगर सेल प्राइस कम हो जाएगी तो 2500 यूनिट पे हम लॉस में रहेंगे। इसी तरीके से जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी हो सकता है कि वेरिएबल पर हम कह रहे हैं जी पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन बढ़ जाए, फिक्स कॉस्ट इन टोटल थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए ड्यू टू इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो एडवर्स इंपैक्ट डालते हैं। तो याद रखिएगा कि जब हम बजट बनाएंगे तो बजट जो है हमारी कोशिश ये होगी कि इन यूनिट से थोड़ा सा ज्यादा हो। लाइक अगर हम यहाँ पर मैं आपसे बात करूं कि जी हम कहते हैं जी कि बजट जो है, बजट सेल जो है दैट शुड बी 2750 यूनिट्स। मैं यूनिट्स की अगर बात करता हूँ, ठीक है, इतने यूनिट्स बजट होना चाहिए। अब ऑब्वियसली हमारा ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि 2500 यूनिट पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, और इसका मतलब ये है ब्रेक इवन का कि अगर एक यूनिट भी इससे ज्यादा बनाऊंगा तो कंपनी तो प्रॉफिट में चली जाएगी। लेकिन ये जो आप 250 यूनिट ज्यादा सेल कर रहे हो, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर मेरी जो अजम्पशंस हैं वो एडवर्स इंपैक्ट डाले तो कम से कम मैं 2750 यूनिट पर भी लॉस में ना जाऊं। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम एक कॉन्सेप्ट हम क्रिएट करते हैं, दिस इज नॉन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मैं इसी साइट पे लिखूंगा, ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला भी बनता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड व्हाट इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी? इज अ वेरी सिंपल थिंग। इन दोनों सेल का जो डिफरेंस है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यानी अगर मैं बजट सेल में से माइनस कर दूं ब्रेक इवन सेल तो ऑटोमेटिकली मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। अब अगर यहां कैलकुलेट करें इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए, 2750 यूनिट मेरा बजट है और 2500 मेरे ब्रेक इवन पॉइंट है। 250 यूनिट का जो मैं एक्स्ट्रा मैंने बजट बनाया है उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। और अगर प्रॉफिट हो जाए बाद में, इसमें से थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, इट्स ओके, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप इसलिए क्रिएट करते हो कि आपका उतने यूनिट पे लॉस का रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी अजम्पशंस के अंदर चेंजेस एडवर्स आ सकती हैं। और अगर फेवरेबल आ जाए तो इट्स ओके, 2500 से कम पे भी आप यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे आते हो सकता है 2500 पे प्रॉफिट पे आ जाओ, तो प्रॉफिट किसको बुरा तो नहीं लगता, वो तो कंटिन्यू रहता ही है। ठीक है, अच्छा जी, ओके जी, आगे चलेंगे इससे आगे नेक्स्ट में। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो हमने कैलकुलेट कर लिया जी। ये अलाउ कीजिएगा स्टूडेंट को क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, मोहम्मद सलीम औरंगजेब।
हेलो सर। जी जी सर ये जो CS रेशियो आपने मालूम किया है ना, जी जी। इसको डिटेल भी लिखे ना इसके सामने, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है। डिटेल में लिखो तो डिटेल में लिखा हुआ आपके सामने CS रेशियो। नहीं सर, वो कैसे आया ये नहीं पता चल रहा है। जी जी, ये ऊपर देखिए फार्मूला लिखा हुआ कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। ठीक है, ये मैं ये लिख भी देता हूँ। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन मेरा है 40 और डिवाइडेड बाय सेल्स है 100। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 0.40 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, राइट। हेलो हेलो, और अस्सलाम कुछ? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक क्वेश्चन ये है कि अगर मेरी दो प्रोडक्ट हैं, दोनों जी की वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंट है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी डिफरेंट है, जी। तो मैं फिक्स कॉस्ट को कैसे डिवाइड करूं दोनों पे? अच्छा, देखें ये जो आपने क्वेश्चन किया इसको हम कहते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स ब्रेक इवन चार्ट। ठीक है जी। और हमारे जी जो सर। सिलेबस है उसके अंदर मल्टीपल ब्रेक इवन चार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा मैं करवा दूंगा एंड पे आपको इसका भी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का। और कोई क्वेश्चन? ये पूछ लें क्वेश्चन, अभी पूछ लें क्वेश्चन प्लीज। हेलो जी जी जी। सर, मगरिब का नमाज का टाइम ब्रेक देंगे सर अभी? अच्छा ओके, सॉरी सर, हमारा ना पहले हो जाती है जी जी मगरिब। सर, कराची में अभी जी जी, आई नो। 10-15 ओके मिनट गुजर गए। ओके, अभी अभी पढ़ेंगे आप नमाज में, वक्फा दे दूं जी सर। 5 मिनट 10 मिनट का? जी ओके, आई रिक्वेस्ट कि आप जरा प्लीज इनको अलाउ कीजिएगा नमाज के। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो वालेकुम अस्सलाम। सर लास्ट जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी जी आवाज सर। नहीं। जी 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 सर, मैं कह रहा था कि लास्ट चैप्टर में जो कवर किया था उसमें बजटेड पीएनएल रह गया था मे बी, कि पास पेपर्स में बजटेड पीएनएल भी आया हुआ जी जी, बिल्कुल आया वो क्वेश्चन में, एक आया हुआ है जी। तो सर वो करवाएंगे आप? असल में वो सब ये वो बिल्कुल करवा दूंगा, उसी में क्वेश्चन में करेंगे। ओके ओके, तो चलिए सेपरेट ठीक है तो वो सर। फॉर्मेट तो वही है ना इनकम स्टेटमेंट का। जी जी हाँ जी। आप मीनवाइल वो जो नमाज पढ़नी पढ़ ले, और जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जी शरून जावेद ने क्वेश्चन किया, व्हाट इज सीवीपी? सीवीपी स्टैंड्स फॉर, ये ऊपर लिखा हुआ है, आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया हो, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ दिस मंथ, दिस इज नोन एज सीवीपी एनालिसिस। ठीक है, और सीवीपी एनालिसिस और ब्रेक इवन आर द सेम और डिफरेंट। यस, उसी में एक्चुअली कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हम एज ए, आप कह ले ब्रॉडर सेंस में इसको यूज करते हैं, और इसके अंदर जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट आता है, बट दोनों सेम उस तरह नहीं कह सकता। बजटेड सेल कैसी आई? बजट क्वेश्चन में गिवन होगा जी, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे करें प्लीज। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का थोड़ा कॉन्सेप्ट दोबारा बता दें। जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जब कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, मार्केट में लाते हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव बेशक प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट से कुछ ज्यादा अमाउंट का बजट बनाएं यूनिट्स का। लॉजिक उसके पीछे ये होती है कि अजम्पशंस जो हमने ली होती हैं उसके अंदर हमारा अगर कोई एडवर्स इम्पैक्ट आ जाए तो हम उतने यूनिट जितने ब्रेक इवन पॉइंट पे हमने बनाए थे उस पर लॉस पे जा सकते हैं। तो हमारा इसका नाम से ही जाहिर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, यानी मीन कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट कर रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट कर रहे हैं कि हम ताकि प्रॉफिट लॉस में ना जाए, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और ठीक है सर। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, लास्ट लेक्चर में आपने फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट का कॉन्सेप्ट बताया था। जी सर, वो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने किया, तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि जो बेस आपने फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल में जो जो आपने एस्टेब्लिश किया है, जी वो हम उसी बेस को कंटिन्यू करेंगे फ्लेक्स बजट में, जब हम, क्योंकि उसको हमने एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है
यस तो सर उस फिर जो एक्चुअल डेट है उससे कंपैरिजन करके जो वेरिएंस है वो निकालना है। जी, एग्जैक्टली यू आर इन राइट ट्रैक, बिल्कुल तो ऐसे। सर तो ये सर अगर फिक्स बजट में है तो ये सिर्फ एक अमाउंट है, और अगर ये वो फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल बजट में है तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आ जाएगी। तो सर उस पे वो फिर वहां पे कंपैरिजन कैसे करेंगे? नहीं, देखो, जिस वक्त आपको 2-3 लेवल क्वेश्चन में दिया, तो 2 लेवल्स दिए होते हैं ना आपको, तो 2 लेवल्स में आपने या डिसाइड करना होता है कि ये वेरिएबल है, फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल है। अगर वो वेरिएबल है तो दोनों लेवल पे यूनिट कॉस्ट सेम होगी। अगर वो सेमी वेरिएबल है तो फिर हमें हाई लो लगा के सेपरेट करनी है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर फिक्स्ड है तो अमाउंट में सेम होगी। तो बेस तो एक ही बनती है, एक से ज्यादा नहीं होती बेस, तो उसी बेस को हम यूज करते हैं। ठीक है जी ये सर मैं ये वो फ्लेक्सिबल और ये फ्लेक्स बजट की बात कर रहा था कि उसमें वो फ्लेक्सिबल में डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी आ जाएगी। तो वो आप कहना चाह रहे हैं कि बेस सेम रहेगी? जी, बेस सेम रहेगी। ठीक है, थैंक यू। जी, जिशानुल हक, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, मैं आपको अलाउ करता हूँ। नो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके जी। अच्छा, मोहम्मद तारिक, आपको क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी सर, मेरा क्वेश्चन लास्ट लेक्चर से है। जी सर, ये जो कॉस्ट, ये जो लास्ट लेक्चर में हमने एक्चुअल और ये बजटेड सेल्स की थी, तो उसमें सर आंसर डिफरेंट आ रहा है, लेकिन उसमें एक्चुअल में जो यूनिट्स दिए गए हैं 63,000 और जो बजटेड में दिए गए हैं वो दोनों एक ही हैं। तो किस तरह मतलब ये आंसर डिफरेंट आता है इससे? देखिए, जो अगर वो जो यूनिट सेम भी हो, तो अब मुझे सामने फिलहाल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये है कि यूनिट सेम भी हो और अगर उनके सेल प्राइस डिफरेंट हो तो तब भी डिफरेंट आ जाएगा ना। बजट जो है वो बजट बनता है बजटेड यूनिट इनटू बजटेड सेल प्राइस, और जो आपका एक्चुअल होता है वो एक्चुअल यूनिट इनटू एक्चुअल सेल प्राइस। अगर आपकी बजट यूनिट और एक्चुअल यूनिट सेम भी हैं, लेकिन प्राइसेस डिफरेंट होने की वजह से ऑटोमेटिकली बजट और एक्चुअल सेल डिफर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, तो उसमें नहीं है ना, उसमें 25 मेरे ख्याल में वो प्राइस थी, और दोनों पे मतलब सिर्फ वो जो यूनिट्स थे वो एक्चुअल नहीं, एक्चुअल और बजट भी एक्चुअल वो सेम थे, तो उसका आंसर सेम आना चाहिए। अगर आपके यूनिट सेम हैं और वो सेम नहीं है तो आंसर सेम कैसे आ सकता है? क्वेश्चन मैं आपके सामने खोल लेता हूँ, उसमें तो इशू नहीं है। कैन ओपन द क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था। जी सर, बिल्कुल। भी ओपन कर लेता हूँ। 12 17 ये सर, ये कंट्रोल सिस्टम फ्लेक्स्ड बजट वाला, कंट्रोल स्टेटमेंट फ्लेक्स्ड बजट वाला। जी ये जो बजटेड यूनिट्स है ये भी 86,000 है, ये एक्चुअल यूनिट्स भी 86,000 है यूनिट्स है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? 6? जी बिल्कुल, जी 6 से ऊपर सर, 6 से ऊपर जो ये जो एग्जांपल में एट द एंड ऑफ पीरियड एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड 86,000 एंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड एट द 2,275,000। जी कंट्रोल स्टेटमेंट फ्लेक्स बजट में वाला सर। ये कॉस्ट आ गई, एक्चुअल रिजल्ट यूनिट प्रोड्यूस 63,000। ठीक है, और जी जी इसमें तो सेल का है ही नहीं है ना, इसमें तो कॉस्ट का बजट है। सर, ये रेवेन्यू है ना, नीचे रेवेन्यू में आ रहा है बजटेड जो यूनिट्स है 86,000 है, एक्चुअल भी यूनिट्स 86,000। ठीक है। तो ये वेरिएंस क्यों आ रहा है सर? ये वेरिएंस आपको बताया ना, प्राइस की वजह से आ रहा है यार। आप ये देखो, यूनिट सेम है। अब देखो 86,000 यूनिट पे जो बजट की प्राइस है वो 25 है, यानी 25 रुपीज में ये सेल होना चाहिए था। अगर मैं इसको 25 रुपीज में सेल करता तो 2,150,000 मेरा रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था। एग्रीड? आपने एक्चुअल सेल किए 86,000 की, लेकिन आपका रेवेन्यू ज्यादा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपने ज्यादा प्राइस पे बेचा हो। ठीक है,
ये वेरिएंस जो है फेवरेबल इसलिए आ रहा है कि ज्यादा प्राइस पे बेचा है, और प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बस एक्चुअल रेवेन्यू दिया हुआ। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्राइस, आप निकाल सकते हो, 2275,000 को 86,000 पे डिवाइड कर दो, तो ये एक्चुअल प्राइस 26 आ जाती है, 26.45। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है, इसलिए ये मतलब वेरिएंस आ रहा है। जी वेरिएंस दो चीजों की वजह से आ सकता है, या वॉल्यूम की वजह से, यूनिट्स की वजह से, या प्राइस की वजह से। ठीक है जी, और अगर दोनों ओके, सेम होंगे थैंक तो यू। कभी वेरिएंस नहीं आएगा। ओके ओके जी, थैंक यू, समझ आ गया। ओके, जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, लेक्चर के स्टार्ट में जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन मोस्टली उन प्रोडक्ट्स के लिए बजट बनाया जाता है जो कि मार्केट में न्यू लॉन्च हो रही हो या कोई नई प्रोडक्ट हो, जी जी ताकि कंपनी इंश्योर करे इस चीज को कि एटलीस्ट लॉस ना हो ना इन प्रोडक्ट्स पे। जी तो सर अगर एट द सेम टाइम हम ये देखें कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग है, जी तो फ्यूचर में जाके कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप हो जाता है, ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि डिमांड्स में कमी आ जाती है ना जी अचानक से, जी तो उस सूरत में भी तो कंपनी इस चीज को इंश्योर करेगी ना कि मतलब एटलीस्ट कौन सा लेवल होगा कि मतलब लॉस ना हो ना हमें इस चीज का। तो हम जी जो ऐसा ऑलरेडी पहले से प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट्स होती हैं उस पर भी तो अप्लाई किया जा जी ठीक हो गया। सकता ना आपको सर, मैं ये जवाब दे देता हूँ। मैं आपको एम आई राइट? हाँ, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी उसके लिए वैसे ज्यादातर हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो फ्लेक्स बजट है। ठीक है, कि आप उससे डिफरेंट लेवल पे ना, नीचे लेवल पे कैलकुलेट करते चले जाते हैं, और आपको पता लग जाता है कहाँ पे जाके लॉस हो जाएगा। ठीक है, फ्लेक्स बजट के थ्रू हम उसको ज्यादा कैलकुलेट करते सही सही, राइट सर, हैं। जी राइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाह रहा है? जी सर, ये बजटेड सेल्स का मैं पूछना चाह रही थी जो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी में लिए हैं। जी सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं फ्यूचर में, और हमने जो है वो पहले जो एज्यूम किया था वो 20 एज्यूम नहीं किया था बल्कि निकाले थे 2500 यूनिट्स। जी तो जी अब हमें कैसे पता चला कि ये 2750 जो है ना हमने लिमिट सेट करनी है? ठीक है। देखें, इसमें बेसिकली होता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, मैनेजमेंट होती है, वो रिस्क एनालिसिस करती है। आपका एक रिस्क एनालिसिस भी होता है, और रिस्क एनालिसिस में वेरियस टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आप मेजर करते हो कि कितने % रिस्क है कि ये आप मार्केट के अंदर वेरिएशंस आ सकती हैं। ठीक है, और जितनी ज्यादा रिस्क होता है उतना हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप क्रिएट करते हो, और जितना लो रिस्क होता है उतना कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट करते हो। इज अ मैटर ऑफ एस्टिमेट, इज नॉट एक्चुअल, राइट? सर ये ठीक है सर, और ये फिर क्वेश्चन में हमें गिवन होगा? जी, ये ऑलवेज गिवन होगा, हम वो यहाँ जी कैलकुलेट नहीं करेंगे। जी इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन, जी सर। बीच केस। ठीक है, ओके जी। अब मैं आई थिंक 10 मिनट्स हो गए और लेक्चर की तरफ आता हूँ। थैंक यू सो मच। फिर बाद में हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अपने माइक्स ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। ओके जी। तो हम यहां तक मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक पहुंचे थे, और ये मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ ये है कि हम जो रिस्क मिटिगेट कर रहे हैं, कि एक रिस्क जरूर होता है किसी भी कंपनी में कि ये जो हमने अजम्पशंस ली हैं ये तो जस्ट अजम्पशन पे बेस्ड है, तो अजम्पशंस के अंदर कितनी % चेंजेस आ सकती हैं उसको कुछ किसी रिस्क एनालिसिस टेक्निक्स लगाकर उसको मेजर किया जाता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में बता रहा हूं, और उसके मुताबिक फिर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट करते हैं। अच्छा, मुझे ये देखना है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो क्या है। इट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर मैं आपसे कहूं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो निकालो, यानी मीन कितने % आपने ये रिस्क क्रिएट किया है, यानी कितने % मार्जिन क्रिएट किया है, तो यही चीज जो है ये परसेंटेज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, यही सेम, बजट सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है जी, और होल डिवाइडेड बाय बजट सेल। तो ये मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है, और अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंटेज में भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर ना करूं तो इसी तरह रहेगा। अब अगर इसी क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो निकालना चाहूं तो रेशो कैसे निकलेगी, फॉर्मूला आपके सामने है। देखिए, मैंने ली बजटेड सेल,
बजट सेल है मेरे पास 2750 माइनस ब्रेक इवन सेल हमने ली 2500 जो हमने कैलकुलेट की हुई है, तो डिवाइड करूंगा इसको बजटेड सेल पे यानी 2750 पर, तो ये जो आंसर आएगा दैट इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालना चाहूं तो दैट इज 9%, यानी इट मींस कि आपने 9% मार्जिन क्रिएट किया है. So in other words, I can say there is a 9% risk of variation in the assumptions as we have already discussed. ठीक है, तो ये 3-4 फार्मूले मैंने आपके सामने लिखे, ये भी हाईलाइट करता हूं. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये रेड कलर से, और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो. ये चीज बहुत केयरफुली देखने, समटाइम एग्जामिनर सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछता है और आपने फिर इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक रहने देना है, या यूनिट्स में निकलेगा या रुपीस में. अगर मैंने रुपीस में कैलकुलेट करना है तो फिर बजट सेल भी रुपीस में होगी और ब्रेक इवन सेल भी रुपीस में होगी. अगर यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो बजट सेल भी रुपीस में, सॉरी यूनिट्स में होगी और ब्रेक इवन भी यूनिट्स में होगा, जैसे यहाँ कैलकुलेट किया मैंने. ठीक है, अलबत्ता मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है, चाहे मैं यूनिट से कैलकुलेट करूं या रुपीस से कैलकुलेट करूं, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ये 9% ही रहे. ठीक है जी. अच्छा, अब यहां से आगे एक एग्जांपल की तरफ मैं पहले आता हूं और उसके बाद अगले पॉइंट में लेते हैं. अब मैं लिखता हूं जी कि सेल्स प्राइस कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट एंड इट्स रेलेवेंट डाटा is given. Sales price per unit 250. Direct material cost per unit 40 rupees. Direct labor cost per unit 25. Variable FOH per unit 45. Selling cost per unit 40 rupees. 30 कर देते हैं इसको. एंड फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन 350,000 and administration fixed cost that is 200,000. Budget company has set budget of 5,800 units for coming period. अब इसमें देखें, ये पूरा मैंने क्वेश्चन लिया, जरा डिफरेंट तरीके से लिया इसको, एक सिंपल नहीं लिया मैंने, इसके अंदर 3-4 आइटम्स ले ली. तो इसमें सारी वही चीजें अभी जरा हम कैलकुलेट करते हैं और एक एक करके कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट ए और इसमें हम कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. पहला हम इस हिस्से को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब भी मैंने इसको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला ज़हन में रखना है. फॉर्मूला के मुताबिक पहली चीज मुझे चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, पहले फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे हम. फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दो दी हुई है हमें क्वेश्चन में. एक फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है और एक नॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड. आपने दोनों लेनी है, चाहे वो प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन वाली जो फिक्स कॉस्ट है वो 350,000 है मेरे पास,
और जो एडमिनिस्ट्रेशन की फिक्स कॉस्ट है दैट इज 200,000। तो इन दोनों को टोटल कर लूंगा तो ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 550,000। तो जो फॉर्मूला है वो मैं इस तरह कर रहा हूं कि न्यूमरेटर पहले कैलकुलेट कर रहा हूं, फिर नीचे डिनोमिनेटर कैलकुलेट करूंगा और फिर मैं आंसर निकाल लेता हूं। अब फॉर्मूले के मुताबिक दूसरे स्टेप पे मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी ये जो पहला आंसर निकाला है ये येलो कलर कर रहा हूं मैं, दिस इज फिक्स कॉस्ट। अब मुझे दूसरा चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल ऑल वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स प्राइस पर यूनिट। अब सेल्स प्राइस पर यूनिट जो है हमारे पास दैट इज 250 रुपीज। अब इसमें से मैंने लेस करनी है वेरिएबल कॉस्ट। अब देखें कौन कौन सी कॉस्ट दी हुई है, इसको पहले डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये भी वेरिएबल कॉस्ट होगी। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट ये तो गिवन है वेरिएबल है, और सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट में जो दी हुई है वो वेरिएबल होगी। ठीक है, तो ये चार कॉस्ट है वेरिएबल, ये चारों लेस करूंगा मैं। तो मैं सबसे पहले लेता हूं तो डायरेक्ट मटेरियल पर कॉस्ट पर यूनिट, इसमें से लेस की 250 में से 40। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ये हमारे पास है 25 पर यूनिट। उसके बाद वेरिएबल एफओएच पर यूनिट, वेरिएबल एफओएच 45 पर यूनिट, और उसके बाद सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है ये हमारे पास 30 रुपीज है। अब इसमें से जब मैं ये चारों अमाउंट लेस कर दूंगा तो जो आंसर आएगा दैट इज 110, ये मेरी आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब देखें फॉर्मूले के मुताबिक न्यूमरेटर मैंने कैलकुलेट किया फिक्स कॉस्ट 550,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 110। ठीक है, तो मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स आएगी। और इसका फार्मूला क्या है जो हमने पढ़ा था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक, तो इसी को मैं ले रहा हूं। देखिए हमारी फिक्स कॉस्ट है 550 और डिवाइड करूंगा इसको 110 पे, तो 5000 ये आगे लिख भी देता हूं, वैसे तो यहां लिखा है ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में कैलकुलेट हो गया। ठीक है, या रेड कलर से मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं और येलो भी कर रहा हूं। दिस इज द आंसर पार्ट ए। यानी अगर मैं 5000 यूनिट सेल करता हूं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में वो एग्जामिनर हमसे ये कहता है जी कि ब्रेक इवन पार्ट ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करें या ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करें इन रुपीस। अब जब रुपीस में रिक्वायर कर रहा है तो मैं अगेन वही फार्मूला दोबारा लेता हूं। तो पहली चीज मुझे चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट जो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट की हुई है, तो मैं दोबारा इसको यहां पर लाता हूं फिक्स कॉस्ट को। ठीक है जी, ये कैलकुलेट हुई है, बल्कि इसी को कॉपी करके यहां ले आते हैं सेम इसी तरह, ताकि आपके ज़हन में रहे दिस वन। ये फिक्स कॉस्ट आ गई हमारे पास, अलबत्ता फार्मूला इसका जो लिंक था इसको सही कर लेते हैं। 350 और 200 ये फिक्स कॉस्ट आ गई। अब सेकंड डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सॉरी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अब ये मुझे सेकंड कैलकुलेशन करनी है। अब इसमें दो चीजें चाहिए, कंट्रीब्यूशन और सेल्स, जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया हुआ है। पहले मैं लेता हूं कंट्रीब्यूशन कितना है, और ये कंट्रीब्यूशन जो मैं ले रहा हूं पर यूनिट है। याद रखिएगा अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले रहा हूं तो सेल प्राइस भी पर यूनिट होगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 110 है और सेल्स प्राइस पर यूनिट हमारे पास कितनी है ये देखते हैं ऊपर 250। यानी अगर आप 250 रुपीज सेल में एक प्रोडक्ट सेल करते हो तो 110 उस पर हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। तो CS रेशो क्या बनी, अब फार्मूला क्या है मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट।
ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट, इसको जब मैंने डिवाइड किया तो दैट इज 0 पॉइंट, अगर मैं इसको बढ़ा दूं डेसिमल तो देखें 0.44 आ रहा है, एग्जैक्ट 0.44 या 44% जो है वो CS रेशियो आ गई। ये मेरा दूसरा इसमें हिस्सा है जो मुझे कैलकुलेट करना था, CS रेशियो। अब जब ये दोनों कैलकुलेट हो गई, अब मैं क्या करूंगा, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लेता हूं इन रुपीस, और इसके लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। अब देखें इस फार्मूले को मैं पुट कर रहा हूं, फिक्स कॉस्ट मेरी है 550,000 और इसको डिवाइड करूंगा मैं CS रेशियो से 0.44 से, तो 1.25 मिलियन जो है ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस आ जाएगा, एंड दैट इज द फाइनल आंसर जो मैंने बी पार्ट कैलकुलेट किया। ठीक है जी, ये दो मैंने मेथड अभी सॉल्व किए। अब तीसरा आइएगा, अभी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे पार्ट सी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ओनली मार्जिन ऑफ सेफ्टी। What is a margin of safety? Margin of safety is a difference between budgeted sales and break-even sales. अब मैं ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स पहले कैलकुलेट करता हूं, पहले यूनिट्स में, ठीक है जी, फिर रुपीस में कैलकुलेट करेंगे, दोनों कैलकुलेट करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट, तो मुझे पहले बजटेड सेल चाहिए इन यूनिट्स। अब बजटेड सेल्स देखें, हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, ये देखिए कंपनी हैज सेट बजट ऑफ 5800 यूनिट्स फॉर कमिंग पीरियड, यानी ये जो बजटेड सेल है ये मेरा 5800 है, और ब्रेक इवन सेल्स भी अब मुझे इन यूनिट्स चाहिए, जो मैंने पार्ट ए में कैलकुलेट की थी 5000, दिस वन 5000 यूनिट्स। अब मेरा जो बजट है वो 5800 है, ब्रेक इवन जो है वो आपका 5000 है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको MSP कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, वो मेरा कैसे आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। पहले मैं जरा फार्मूला इसका इसके ब्रैकेट में लिख दूं, बजट सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। जब बजट सेल में से ब्रेक इवन सेल लेस करूंगा, यानी 5800 माइनस 5000, तो 800 इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आ जाएगा, एंड दैट इज द आंसर। और अगर इसी क्वेश्चन में, इसी पार्ट में मैं आपसे कहता हूं जी कि मार्जिन ऑफ डी पार्ट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस निकालने, तो फिर भी फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ फर्क ये आएगा कि अब मुझे बजटेड सेल्स जो है वो इन यूनिट नहीं चाहिए, इन रुपीस चाहिए। और वो कैसे निकलेगी, देखें बजटेड सेल्स इन यूनिट 5800 है, और एक यूनिट आपने बजट किया है कि मैं 250 में सेल करूंगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सेल में आ जाएगी अमाउंट में, यानी 250 इंटू 5800, तो 1450,000 मेरी बजटेड सेल है, जिसको मैं 1.45 मिलियन भी कह सकता हूं। और बजटेड सेल्स, सॉरी ब्रेक इवन सेल्स अब मुझे चाहिए, लेकिन अब ब्रेक इवन सेल्स भी मुझे रुपीस वाली चाहिए। अब रुपीस वाली हमने कैलकुलेट की है, रुपीस में भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये दिस वन ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस 1250। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो दैट इज MS, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस, और फार्मूला अब भी वही है, बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। सिर्फ फर्क क्या है ऊपर फार्मूले और इस फार्मूले की वैल्यूज में, कि जब मैंने यूनिट्स में कैलकुलेट किया तो बजटेड सेल भी यूनिट्स में ली और ब्रेक इवन सेल भी यूनिट्स में ली, और अगर मैं रुपीस में निकालना चाह रहा हूं तो बजट सेल भी मैं रुपीस में लूंगा और ब्रेक इवन सेल भी मैं रुपीस में लूंगा, तो 1450 में से 1250 लेस कर दीजिएगा, तो 200 इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस आएगा। ठीक है, दिस वन इज द आंसर।
अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं पार्ट ई में आप कैलकुलेट कर दो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स इन 200। तो इसके लिए हम सीधा फार्मूला लिखते हैं। देखिए पहले मैं लेता हूं बजटेड सेल्स, फिर मैं लेता हूं ब्रेक इवन सेल्स, ये दोनों वैल्यू। अब चाहे आप यूनिट से निकालो या रुपीस से निकालो, मैं दोनों निकाल के दिखाता हूं, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ये देखिए ये यूनिट्स और रुपीस दोनों मैंने लिख दिए। अब अगर मैं कहूं बजट सेल इन यूनिट्स लीजिएगा, बजट सेल इन यूनिट्स मेरे पास है 5800 और ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स 5000। इसी तरह बजटेड सेल्स इन रुपीस 1,450,000 और ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस 1250,000। ठीक है जी, ये दोनों कैलकुलेट किए। अब मैं अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकालूं तो फॉर्मूला आपके सामने है। कैसे लगाएंगे हम फॉर्मूला, हमने पढ़ा था कि बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजट सेल्स। ठीक है जी। अब इस फार्मूले को पुट करें, चाहे मैं यूनिट्स में पुट करूं या रुपीस में, यू विल सी द आंसर विल बी सेम। देखिए मैंने क्या किया, यहां फार्मूले के मुताबिक बजट सेल ली माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय बजट सेल 5800। तो ये आंसर जो आ रहा है दैट इज 0.14। और अगर मजीद इंक्रीज करना हो तो ये देखें 13.79। और एक यही फार्मूला मैं यहां पर लूं, यहां पर अप्लाई करूं तो बजटेड सेल्स 1450 माइनस ब्रेक इवन सेल और होल डिवाइडेड बाय बजटेड सेल 1450। तो अब भी देखिएगा कि आंसर वही आएगा 1379। तो चाहे आप यूनिट्स में निकालो या आप कैलकुलेट करो उसमें, तो ये मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ये देखें 13.79%। अगर आपको एग्जामिनर ये कहता है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कैलकुलेट करो, तो फिर आपने जो कैलकुलेशन ऊपर की है उसी से कैलकुलेट कर दो, क्योंकि इसके आंसर में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, ये मैंने जितना अभी तक पढ़ाया था उसको मैंने ये एक एग्जाम्पल में इसको रिवाइज कर दिया। ये सारा उसको रिवाइज किया मैंने कि किस तरह आपने इसको कैलकुलेट करना है। जी जी, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है जी? राय अहमद रजा जी, पूछिए जी। जी अहमद कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, ये मुझे ना ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो डिनोमिनेटर है ना बजट सेल, ये जो हम लेते हैं इसमें कंफ्यूजन आ रही है अच्छा, नहीं क्या कंफ्यूजन है, बोलिए। कि ये सर किस तरह हम ले रहे हैं बजट सेल, ये बजट सेल ब्रेक इवन और बजट सेल, ये इसकी तो ऊपर वाली समझ लगी, लेकिन ये डिनोमिनेटर जो लेते हैं ना इसका हाँ जी, मुझे समझ नहीं आई कि कहाँ से अच्छा हमने लिया। ठीक है। देखें अब डिनोमिनेटर जो है फार्मूले के मुताबिक चलेंगे तो हम बेसिकली, देखिए फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, बजटेड सेल्स। मैं यहाँ पर आपको नीचे शो भी करता हूँ। मैंने ये किया, बजटेड सेल है मेरे पास 5800। चाहे मैंने बोला कहीं से भी निकालो आंसर वही आएगा 5800 माइनस अब 5000 ब्रेक इवन सेल। फार्मूला बस ऊपर देखिए आपको सेम नजर आएगा, बजट सेल 5800 ब्रेक इवन सेल 5000 डिवाइडेड बाय बजट सेल। बजट सेल है 5800। ठीक है, और इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जिसमें से आप माइनस कर रहे हैं ना वो ही डिनोमिनेटर भी होगा। यानी ये 5800 न्यूमरेटर में भी यूज होगा और डिनोमिनेटर में भी यूज होगा। असल में बजट से नीचे जितनी भी आपका मार्जिन क्रिएट हो रहा होता है उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ठीक है।
ओके, अच्छा जी। अच्छा, अब यहाँ एक पॉइंट और आपसे डिस्कस करूंगा। समटाइम एग्जामिनर एक पार्ट और ऐड करता है और वो ये आपसे कहता है पार्ट एफ, कैलकुलेट सेल्स लेवल कंपनी intends to earn rupees 700,000 प्रॉफिट। अच्छा, अब यहां पर आपसे ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पूछ रहा, यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है जी कि आप वो सेल्स लेवल कैलकुलेट कर दो जहां पर कंपनी को 100,000 प्रॉफिट हो। देखो, अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालता हूं सेल्स लेवल, वो भी सेल्स लेवल, लेकिन वो सेल्स लेवल है जहां पर हम ये अज्यूम करते हैं कि कंपनी को कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होगा। तो जिस वक्त क्वेश्चन के अंदर आपको ये प्रॉफिट दे दे कि इतना प्रॉफिट भी कमाना है, तो फॉर्मूला वही यूज करूंगा मैं ब्रेक इवन पॉइंट का, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके अगर मैं इन यूनिट्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, जैसे पहले किया था फिक्स कॉस्ट। अब चूंकि पहले सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट पे आप फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना चाहते थे, अब आप फिक्स कॉस्ट के साथ प्रॉफिट को भी रिकवर करना, प्रॉफिट भी अर्न करना चाह रहे हो, तो प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है जी, इसको प्लस करके अब मैं डिवाइड करूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर, तो ये इन यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर इन रुपीस कैलकुलेट करूं तो फॉर्मूला अब भी वही रहेगा, फिक्स कॉस्ट plus desired profit divided by CS ratio, contribution to sales ratio। ठीक है, अब जरा इसी क्वेश्चन में इसकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। अगर मैं यूनिट्स में कैलकुलेट करना चाहता हूं तो देखिए मैं बड़े सिंपलीफाई तरीके से एक एक चीज लिखता हूं बार बार ताकि आपके ज़हन में हो। फार्मूले के मुताबिक मुझे पहले फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, तो मैं फिक्स कॉस्ट यहां लिख लेता हूं, ये न्यूमरेटर है फिक्स कॉस्ट। और अब फिक्स कॉस्ट में सारी नहीं लिखूंगा, बस टोटल जो मैंने कैलकुलेट की थी ये फिक्स कॉस्ट देखिएगा कहां कैलकुलेट हुई है, दिस इज 550,000, ये मेरी फिक्स कॉस्ट होगी। अब दूसरा मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, और डिजायर्ड प्रॉफिट है मेरा 100,000, यानी अब मेरा जो न्यूमरेटर है वो बन गया 650,000 जो मैंने रिकवर करना है, ये न्यूमरेटर आ गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर जो है, चूंकि मैं यूनिट्स में कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सेम एग्जांपल है, ये देखिएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 110। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, जो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी ये अमाउंट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स लेवल आ जाएगा इन यूनिट्स, और वो कैलकुलेट कैसे होगा, 650,000 डिवाइडेड बाय 110,000, यानी अप्रोक्सीमेटली, चूंकि ये राउंडिंग की जाती है, 5,909 यूनिट अगर मैं सेल करता हूं तो याद रखिएगा कि मैं 100,000 का प्रॉफिट अर्न करूंगा। ठीक है, इतने यूनिट्स पे। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं इन रुपीस, तो रुपीस वाला फार्मूला भी आपके सामने है, न्यूमरेटर सेम है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है जी, तो पहले तो वही मैं लिखता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, ये लीजिएगा, सेम वही कॉपी करके यहां ले आते हैं, 650,000, राइट। और अब मुझे इसको डिवाइड करना है फार्मूले के मुताबिक CS रेशो का, और CS रेशो हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस वन 0.44, ये 0.44। अब जब मैं सेल्स लेवल इन रुपीस निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है,
यही जो न्यूमरेटर है फार्मूले के मुताबिक फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, इसको डिवाइड कर दूंगा 0.44 पर, तो ये मेरी सेल्स लेवल आ गई। अगर मैं इतनी अमाउंट की सेल करूं, अमाउंट इन रुपीज, यानी 1477273, तो याद रखिएगा कि मेरा 100,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखें तो 200,000 का जो है वो 1250 जो है वो ब्रेक इवन है। 1250 का मतलब क्या है, अगर 1.25 मिलियन की मैं सेल करता हूं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इससे जितनी ज्यादा सेल करता जाऊंगा मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं 1477273 की सेल कर लूं तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 100,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं डिजायर्ड टारगेटेड सेल्स लेवल, कि कितनी सेल मुझे करनी चाहिए कि मैं इतना प्रॉफिट अर्न कर सकूं। ठीक है जी, जी अजान हो रही है, जरा ये सुन लें उसके बाद शुरू करें। ओके जी, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट में। इसमें एग्जामिनर समटाइम ये कहता है जी कि अब मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट वो जो एग्जाम में वो पूछता है। ठीक है, पार्ट जी, वो कहता है कि प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर 3 इनकम स्टेटमेंट मैं आपके सामने बनाऊंगा जो एग्जामिनर आपसे रिक्वायर कर सकता है। पहले वो कह सकता है जी इनकम स्टेटमेंट बनाओ ब्रेक इवन पॉइंट पर। तो मैं अब ब्रेक इवन पॉइंट मेरा क्या है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो चाहे सेल ले लो यूनिट्स ले लो, वो 5000 यूनिट्स है। ठीक है, मैं 5000 से कैलकुलेट करता हूं। तो देखें हम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं लेता हूं सेल्स। अब यहां पर 5000 यूनिट मैंने सेल किए करूंगा, और कितनी प्राइस पे सेल करूंगा, हमारी प्राइस है 250 रुपीज। ये एग्जैक्टली वही अमाउंट आएगी जो मैंने ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकाले थे। ठीक है, 5000 इंटू 250, ये 1250 आ गई। अब इसमें से मैं लेस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब ये जरा फॉर्मेट आपने जरा ध्यान से देखना है, ये मैंने इसलिए ये क्वेश्चन आगे लेके जा रहा हूँ, एक इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के थ्रू लेके जा रहा हूँ। पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, कंट्रीब्यूशन निकालना है, फिर फिक्स कॉस्ट की तरफ आना है। अब यहाँ डायरेक्ट मटेरियल, अब डायरेक्ट मटेरियल कैसे होगा, देखिए पर यूनिट कॉस्ट हमें उसने दी हुई थी मटेरियल की
यहां पर हमने कैलकुलेट की थी, देखिए मटेरियल की कॉस्ट थी 40 रुपीज, राइट, 40 रुपीज पर यूनिट। तो मैं उसी को यहां पर लाऊंगा, जी कितने यूनिट हैं जी, वही 5000 यूनिट इंटू 40, एक ये अमाउंट लेस होगी, 5000 इंटू 40, यूनिट्स 5000 रहेंगे। यूनिट कॉस्ट जो है मैं इसको नीचे ले आता हूं ताकि जरा बार बार हमें अप एंड डाउन ना करना पड़े, डेटा से यहां से उठा लेते हैं, ये मैं यहां लिख दूं, ठीक है जी। इसी तरह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 25 रुपीज पर यूनिट, 25 रुपीज पर यूनिट, यानी 5000 इंटू 25, और जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5000 इंटू 25, तो ये मेरे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई। देन वेरिएबल FOH, ये मेरे पास जो वैल्यू है वो 45 पर यूनिट है, यानी 5000 यूनिट अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं तो उस पर 45 की कॉस्ट आएगी, तो ये बन जाएगी अमाउंट 5000 इंटू 45, ये 225,000, और उसके बाद सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी वेरिएबल में, और जो सेलिंग कॉस्ट है वो 30 रुपीज पर यूनिट है, 5000 इंटू 30। तो अब अगर इसको कैलकुलेट करें 5000 इंटू 30, ठीक है, तो 150,000 कॉस्ट ये आ गई। तो ये सारी जितनी कॉस्ट है इसको मैं पहले स्टेप पे टोटल करता हूं, ये 700,000 कॉस्ट आ गई, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर सेल्स में से मैं वेरिएबल कॉस्ट लेस करूंगा तो दैट इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 1250 माइनस 700,000, 550,000 जो है वो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, ठीक है जी। ये पहला स्टेप होता है इनकम स्टेटमेंट में। उसके बाद अब मुझे इसमें से लेस करनी है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट जो है दो है, एक प्रोडक्शन की और एक एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोडक्शन की जो फिक्स कॉस्ट है वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, यहां से ले लीजिएगा, ये देखिएगा, ये 500 एंड सॉरी प्रोडक्शन की जो फिक्स कॉस्ट है वो 350,000 है, और जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की है वो 200,000 है। अब इसको प्लस करते हैं तो ये भी 550,000 कॉस्ट आ गई फिक्स कॉस्ट। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट और लॉस आएगा जो कि 0 होना चाहिए, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर मेरा प्रॉफिट और लॉस नहीं होता। ये देखिएगा 0 आंसर आ गया, ठीक है जी। ये एग्जामिनर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे रिक्वायर कर सकता है कि आप इसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट करो। ये जितनी चीजें मैंने कैलकुलेट की हैं सारी एक क्वेश्चन में नहीं होगी, लेकिन मैंने चूंकि एक ही क्वेश्चन को लेकर उसी को मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं कि एग्जामिनर आपसे क्या क्या रिक्वायर कर सकता है एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जो आप कैलकुलेट किया दैट इज अ प्रॉफिट और लॉस जो कि यकीनन 0 आएगा, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, अब दूसरा हमने एक बजट बनाया हुआ था, ठीक है, एक बजट बनाया हुआ था क्वेश्चन में 5800 यूनिट। अब वो क्वेश्चन में दूसरा हिस्सा ये कहता है, सेकंड पार्ट वो ये कहता है जी कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाओ, इसी को नीचे लाता हूं एच में। वो कहता है जी कि आप प्रिपेयर बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाओ। चलिए इस तरह वर्ड यूज करते हैं, बजटेड इनकम स्टेटमेंट। अभी जैसे आप स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि जी बजट इनकम स्टेटमेंट, वो यही चीज है जो मैं बना रहा हूं, इसी स्टाइल में हमने वहां पर भी बनानी है उस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अब मैं सेल्स लूंगा। अब सेल जो लूंगा सारा डाटा तकरीबन वही है, स्वाय ये कि सेल्स यूनिट्स जो है ना वो 5000 नहीं लेने, 5800 है, क्योंकि बजट मेरा 5800 था इनटू 40, सॉरी 250 सेल प्राइस थी, तो 5800 को
हमने 250 से मल्टीप्लाई किया तो 1450 जो है ये मेरी बजटेड सेल्स आ गई। अब यही फॉर्मेट जो है, इसी फॉर्मेट को चूंकि मैंने कंटिन्यू करना है, मैं पूरी कॉपी करता हूं और चेंज करता जाता हूं। एक एक चीज हम देखते जाते हैं और चेंज करते जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो 5000 यूनिट की नहीं होगी, अब 5800 इंटू 40 होगी, जो मैं चेंज करूंगा यहां पर 5800 इंटू 40, ये कॉस्ट 232,000 आ गई। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 25 पर यूनिट है, वो वही रहेगी, लेकिन यूनिट्स 5800 होंगे। तो अगर 5800 को 25 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 145,000। वेरिएबल एफओएच जो है वो भी 5800 इंटू 45, सिर्फ मैं यूनिट्स चेंज कर रहा हूं, बाकी फॉर्मेट जो है वो सारा सेम वही होगा जो अभी हमने डिस्कस किया 5800। और उसके बाद सेलिंग कॉस्ट 5800 इंटू 30, तो 812,000। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 638,000। और फिक्स कॉस्ट जो है वो तो सेम वही रहेगी जो हमने यहां लिखी है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, 350 एंड 200,000। ठीक है, तो ये 550,000। आप देख सकते हो कि मेरा यहां पर प्रॉफिट आ रहा है 88,000 का। ठीक है, ये बजटेड इनकम स्टेटमेंट, यानी अगर 58,100 यूनिट में सेल करता हूं तो मेरा प्रॉफिट जो है 88,000 होना चाहिए। ओके, अब तीसरा हमने एक और कैलकुलेशन की थी, अगर याद हो आपको यहां पर, कि कितने यूनिट हम सेल करें कि 100,000 का प्रॉफिट आ जाए, और हमने कैलकुलेट किया 5,909। और याद रखिए ये एग्जैक्ट, असल में ये पॉइंट्स में है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूं तो ये 5,909.1 आ रहा है, लेकिन चूंकि हम यूनिट्स या तो 5,909 बेचेंगे या 5,910 बेचेंगे, तो मैं 5,909 पे सेल करूंगा तो प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 100,000 आना चाहिए। ठीक है जी, अब यही सारा फॉर्मेट अब मैं दोबारा रिपीट करूंगा दिस वन, और एक और हम रिक्वायरमेंट ऐड करते हैं, पार्ट आई, प्रिपेयर income statement at 5,909 units। अगर मैं 5,909 यूनिट सेल करता हूं 5,909, तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा, 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, 25,909 इंटू 250, तो ये मेरा रेवेन्यू आ गया 1,1477,250। अब उसके बाद ये सारा पोर्शन पहले यहां से कॉपी करते हैं, और उसके बाद अगेन जैसे मैंने पहले चेंज किया, सिर्फ यहां यूनिट चेंज करता आऊंगा। डायरेक्ट मटेरियल 5,909 इंटू 40, ठीक है जी, 5,909 इंटू 40, तो ये मटेरियल कॉस्ट चेंज हो गई। लेबर कॉस्ट इसी तरह यहां यूनिट चेंज किए, 5,909 इंटू 25, तो इसकी कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, 5,909 इंटू 25, 1,47725। वेरिएबल एफओएच इसको भी चेंज करें, 5,909 इंटू 45, तो वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी चेंज होकर 265,905 आ गई। और यहां पर सेलिंग कॉस्ट में भी हमने यूनिट चेंज किए, 5,909 इंटू 30, तो मेरी सेलिंग कॉस्ट जो है that has been changed to 177,270। तो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन 649,990 आ गई, फिक्स कॉस्ट वही रहेगी। अब देखो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 99,990, और हमने ऊपर ये जो कैलकुलेशन की थी फॉर्मूले के तहत 5,909 यूनिट पे हमने कहा था कि हमारा प्रॉफिट जो है वो 100,000 होना चाहिए, जो कि हमें अप्रोक्सीमेशन में नजर आ रहा है। ठीक है, ये 99,990 जो है वो प्रॉफिट आ रहा है। तो ये किसी भी लेवल पे जाकर आपको प्रॉफिट और लॉस भी रिक्वायर कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे जब भी निकालोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा,
अगर आप बजट लेवल पे बनाओगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट आएगा, और अगर उतने यूनिट पे बनाओगे जहां टारगेट प्रॉफिट है तो आंसर टारगेट प्रॉफिट के अप्रोक्सीमेटली आएगा। ठीक है, ओके जी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो आपका ये जो डिफरेंस आ रहा है ये पॉइंट 1 की वजह से आ रहा है। डिजायर्ड प्रॉफिट को मैं एक्सप्लेन करता हूं जी, अभी किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है। डिजायर्ड प्रॉफिट इज द प्रॉफिट व्हिच इज कंपनी द प्रॉफिट इंटेंड्स टू अर्न बाय द कंपनी, यानी ये वो प्रॉफिट है जो कंपनी चाहती है कि हम इतना प्रॉफिट अर्न करें। लाइक आपसे बजट बनाने के लिए कहा जा रहा है और आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट निकाल दो, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इतने यूनिट या कितनी सेल करूं कि मेरा प्रॉफिट जो है वो इतना हो जाए। आपका बकायदा एक टारगेट है कि मैं इस प्रोडक्ट पे इतना प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा हूं। ठीक है जी, अब ये तो मेरा आ गया सिंगल प्रोडक्ट का सारा। अभी जैसे जो मल्टीपल प्रोडक्ट है उसमें एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाए, लाइक 2 प्रोडक्ट्स हैं, दोनों का अपना कंट्रीब्यूशन तो हो सकता है बट फिक्स कॉस्ट दोनों की एक होती है, कांस्टेंट होती है, बराबर होती है, यानी फिक्स कॉस्ट 2 नहीं होती। तो अब हम, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन की है, वो किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक नहीं होती, वो एज अ होल होती है, तो फिर उस सूरत में हम ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है और पास पेपर में भी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा करवा देता हूं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स ब्रेक इवन पॉइंट। जब मैं मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ आऊंगा तो मेरी एक अजम्पशन बढ़ जाएगी। हमने 4 अजम्पशन ऊपर पढ़ी थी, अजम्पशन नंबर 5, और वो क्या है, देयर शैल बी कांस्टेंट सेल्स मिक्स रेशियो। देखिए सेल्स मिक्स रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी आसिफ आपको क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, पूछिए। ओके जी, देयर शैल बी ए कांस्टेंट सेल मिक्स रेशियो। सेल मिक्स रेशियो क्या होती है, देखिए जब आपकी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल क्वांटिटी में सेल हो सकता है एक प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में सेल हो रही हो और एक कम क्वांटिटी में सेल हो रही है। ठीक है, ठीक है। बेसिकली ये जैसे मैंने अभी आपको बताया सिलेबस में नहीं है, मैंने सिर्फ उस स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के हवाले से मैंने ये जवाब देने की है जी। ये को क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जी, वकार अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वकार सर अहमद। सर काइंडली ये कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो को रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है जी, मैं कर देता हूँ, मैं बिल्कुल कर थैंक देता यू, हूँ थैंक यू। जी। जी आसिफ रजा, आप भी पूछ क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन आज के उससे लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, आपने जो क्वेश्चन हम लोग को करवाए हैं जिनके सॉल्यूशंस भेजे थे, मैं उससे थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन करना चाह रही थी। जी जी पूछूं? जी, पूछिए। सर उसमें आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है ना, 3 मंथ्स का हम लोगों ने बनाया था उसका सॉल्यूशन, और लास्ट में एक हम लोगों ने टोटलाइजेशन का एक वो किया था प्रैक्टिकल, जिसमें आपने कहा था जो टोटल आती है वैल्यू उसे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, जी अगर आपको याद हो तो। सब बाकी क्वेश्चंस में मैंने करके देखा है तो वो टोटल जो आ रहा है और जो लास्ट वैल्यू आ रही है उसमें डिफरेंस है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर वो सेम नहीं है तो फिर पहले क्वेश्चन में क्यों किया है हमने। अच्छा ठीक है, ओके चलिए मैं दोनों का आंसर देता हूँ जी स्टेप सर। बाय सर स्टेप। एक चीज और भी क्लियर कर दीजिएगा सर, ये जो जी क्वेश्चंस आप बता रहे हैं ये तो पास्ट पेपर्स के हैं ना, जो आपने सॉल्यूशन सेंड किए थे। जी जी। तो इसके अलावा अगर हमने करने हो तो वो हमने जो वो सीटेक्स की बुक आपने इशू की है उससे करेंगे या फिर कोई और भी आप प्रोवाइड करेंगे? देखिए मैंने जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया इसके 2 पार्ट हैं, एक एक शुरू के क्वेश्चन है, वो आपके पास पेपर के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जी सर वो और बेसिकली। जी,
और दूसरे जो क्वेश्चन है बी पार्ट कह लें या नीचे जो दिए हुए हैं 1 से 12 तक, वो सारे पास पेपर के। तो अगर आप इनको कर लें तो आई थिंक दीज आर इनफ, क्योंकि जो बुक मैंने आपको दी है ना वो आपकी रिकमेंडेड बुक आई कैप की, उसके जो क्वेश्चन है वो बहुत टफ है, बहुत लेंथी है, आपके लेवल में से ऊपर है वो क्वेश्चन, इसलिए मैंने उसको अमेंड किया। सर आप ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करते हैं तो इट मींस इनफ है, इससे हो जाएंगे क्वेश्चंस जी पेपर? इंशाल्लाह ये इनफ है, और क्वेश्चन भी मैं आपको साथ साथ दे दूंगा। खुद असल में अमेंड करने पड़ते हैं मुझे, चलिए ये अमेंड करके दे दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सर। जी तो पहला क्वेश्चन ये था जी कि मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं CS रेशियो को, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो को जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। मैं बिल्कुल करता हूं, ये नीचे दोबारा से करता हूं आपको। देखें CS रेशियो होती क्या है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, यानी अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं कहता हूं कि कंट्रीब्यूशन per unit earned against revenue generated per unit and represented in ratio, यानी मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना मैंने अर्न किया है अगेंस्ट एक यूनिट से जो मैंने रेवेन्यू जनरेट किया, और उसको मुझे रेशियो में रिप्रेजेंट करना, उसी को CS रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, वी हैव सोल्ड वन प्रोडक्ट 1 यूनिट एट ₹60, हमने एक यूनिट 60 रुपए में सेल किया, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाज ₹36। ठीक, अब मुझे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो चाहिए। पहले तो मुझे इस वर्डिंग के मुताबिक ये देखना है कि मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना अर्न किया है, कितना मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिया है। यानी अगर 60 रुपीस में सेल किया, 36 मेरी कॉस्ट आई है, तो इसका मतलब ये हुआ 60 माइनस 36, 24 का मैंने कंट्रीब्यूशन जनरेट किया है। अब अगर इसी को मैं सेल से देखूं कि ये 24 अगर मैंने जनरेट किया है 60 रुपीस रेवेन्यू के अगेंस्ट, क्योंकि 60 रुपए रेवेन्यू जनरेट किया तो 24 कंट्रीब्यूशन हुआ, इसी को हम CS रेशियो कहते हैं। यानी अब मैं क्या करूंगा CS रेशियो में कि सीधा सीधा 24 को डिवाइड कर दूंगा 60 से, तो ये मेरी CS रेशियो आ जाएगी। और चाहे परसेंटेज में लेना हो तो परसेंटेज में कर सकते हैं, 40% आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम सिंपल ये करते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, ओके। जी बिल्कुल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो सोल नहीं होता, ये आपने बिल्कुल ठीक लिखा। समटाइम ये भी होता है कि हम इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स से बचने के लिए भी, जैसे आपने खुद लिखा क्वेश्चन में, इन्फ्लेशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जाएगी और अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि कितने % होगी, तो उस सूरत में भी हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब वो जो बजट वाला क्वेश्चन है ना, वो भी मैं आपको इसका जवाब देता हूँ जी कि टैली क्यों नहीं कर रहा आपका। इसका मतलब टैली तो सारे करेंगे, ये तो हो नहीं सकता कि वो टैली ना करे। ठीक है, तो मैं कोई भी शीट ओपन करता हूँ, लास्ट वाली दिस वन, और इसको शेयर करता हूँ आपके साथ। ये लास्ट लेक्चर वाली है शीट, इसमें कोई भी बजट देख लेते हैं हम। कैश बजट, अच्छा ये तो फ्लेक्सिबल वाली है, इसके अलावा मैं देख लेता हूँ, इससे पिछली शीट ओपन करते हैं। जी ये देखिए, ये क्वेश्चन हुआ है, ये कैश बजट का। अब इसको अगर हम टोटल कॉलम बनाएं, मैं यहाँ से टोटल आपको करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे टैली होगा। अब जरा देखते जाइएगा, आपने शायद कोई मिस्टेक की हो, जरा देखिएगा। ओपनिंग बैलेंस जो है वो ये लूंगा अगस्त का, यानी सिर्फ मुझे यहाँ से ये याद रखना है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस चाहिए और एंड पे क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। यानी यहाँ आंसर जो है वो 729 आना चाहिए।
तो मैं पहले यहाँ कैश सेल को इन सबको प्लस करता हूँ, जितनी भी सेल है इन सबको ऐड करता हूँ। इससे नीचे जितनी अमाउंट है सबको ऐड करना है। ये 7000 आ गया, इससे अगली को ऐड किया, ये सारी तीनों ऐड हो गए। अब तीनों को ऐड करने के बाद ग्रैंड टोटल किया तो 7300 हो गया। सेम इसी तरह ये जितनी पेमेंट्स हैं इसको भी मैंने ऐड किया और इसका टोटल आ रहा है 6771। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस 200 प्लस 7300 माइनस 6771 इज इक्वल टू 729, एग्जैक्टली उसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये हमेशा इक्वल आएगा, इसमें फर्क नहीं आएगा। जी जी क्वेश्चन कीजिएगा। जी मदीहा वकार आप पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो आज का लेक्चर है ना उससे रिलेटेड नहीं है, जबकि जी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने ये कहा था कि जो 2021 विंटर में कैश बजट का सवाल आया है वो आप सॉल्व करवा देंगे। जी एक्चुअली जी सर उसमें जो हम कैश बजट वैसे प्रैक्टिस करते हैं ना वो इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो 2021 में उसने क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो मुझसे तो सॉल्व नहीं हुआ। उसमें कुछ इस तरह की उसने वो आप कह रहे कि टेक्निकल पॉइंट्स ऐड किए हैं कि अगर आपको वो क्लियर नहीं होते हर स्टेटमेंट में है तो वो बजट नहीं बन सकता। ठीक तो है। मैं चाह रही थी कि अगर वो आप एक दफा मतलब उस दिन भी लेक्चर एंड था तो आपने कहा था कि वो नेक्स्ट टाइम से। ठीक है। अच्छा ये है, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक वो है फसी वाला। ठीक है, आई थिंक सो जो आप बात कर रहे हैं कैश बजट का। जी सर। जी ठीक है। मैंने अभी वैसे सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके आपको सोल्यूशन मिल गया होगा आई होप। आप एक दफा देख लें, नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, मैं लिख लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैंने ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन ही करना आपके साथ और सारे जी क्वेश्चंस ठीक है आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। जी जी और पूछिए और कोई क्वेश्चन। जी आसिफ रजा। सर ये जो आपने क्वेश्चन करवाया है जी जी पूछिए, सॉरी अनम्यूट हो गए। जी बोलिए। ओके जी जी सर आपने मेरा क्वेश्चन नहीं सुना, मुझे रिपीट करना पड़ेगा। जी दोबारा रिपीट कीजिएगा, मैं सुन नहीं सका। सर मैं ये कह रही हूँ कि आपने जिस क्वेश्चन का ये टोटल किया है इससे एग्जैक्टली ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप जी थोड़ा सा ऊपर लेके जाए मैं आपको बताऊं। ओके दिस वन। जी जी सर। बिल्कुल। जी सर इसका तो हमने टोटल कर लिया था सर, इससे सेकंड वाला है शायद, ये जो आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है सर उसका, सर उसका नहीं हो रहा था टोटल मुझसे। अच्छा नहीं, ये यही वाला है ना, दूसरा तो ये मैंने किया अभी आपके सामने। सर वो जो आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है शायद उसका, सर मैं खुद करके देख लूंगी, अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे जी पूछ अब लूंगी। जी नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा और क्वेश्चन का रेफरेंस दे देंगे ना तो मुझे आइडिया हो जाएगा, मैं उसी को ओपन सर कर। आपने जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं ना शायद उसका क्वेश्चन है, तो मैं करके देखूंगी, नहीं होगा तो फिर इंशाल्लाह आपसे पूछ लेंगे। ओके ठीक है ठीक है थैंक यू सर। ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन जी आप लोगों का। जी सर मैं एक बात पूछने लगी थी। जी जी सर मैं ये पूछने लगी थी कि मेरे माइंड में तो अभी तक नहीं है, अगर आप मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो बता दें कि जो 2021 विंटर का पेपर है उसका सोल्यूशन भी आपने दिया हुआ है। जी जी मैंने अभी क्लास शुरू करना है, कुछ मेरी तबीयत जरा एक दो दिन ठीक नहीं थी इसलिए लेट हो गया, लेकिन आज जी सर। क्लास में 1 घंटा पहले मैंने शेयर कर दिया था और जी सर। ग्रुप में आ चुका होगा आपके पास। जी सर एक दफा सर मैं फिर उसको प्रैक्टिस करती हूँ, नहीं तो फिर आप फिर थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी बिल्कुल बता दूंगा, क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें ना, जी सर सबसे ठीक हो गया। लास्ट। हाँ जी जी ठीक है सर। ओके जी। तो आज का जो लेक्चर है इसको जरा एक नजर हम रिवाइज कर लेते हैं जरा, 5-7 मिनट है, एक स्टूडेंट ने कहा है जिसको जरा एक दफा रिवाइज कर लें।
ये लीजिए मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो मैंने यहीं पे रोक दिया क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। देखो हमने यहाँ से हमारा बेसिकली सीवीपी शुरू हुआ। सीवीपी एनालिसिस जो है वो बेसिकली इट्स एनालिसिस इन विच वी हैव मेजर्ड, वी शुड मेजर के हमारा जो वॉल्यूम में चेंज आती है उसकी वजह से आपकी कॉस्ट और प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। और इसमें इसी सीवीपी एनालिसिस में सबसे मेजर एनालिसिस जो होता है ना वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए बड़ा जरूरी होता है। और ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कंपनी अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर चुकी होती है, यानी कंपनी वुड एबल टू रिकवर दिस फिक्स कॉस्ट फ्रॉम इट्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बस एक सिंपल बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक स्टूडेंट है और उसने अपने एक्सपेंसेस मीट करने और उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 2000 रुपीज है, सपोज वेरी सिंपल कि उसको 2000 रुपीज चाहिए इन ऑर्डर टू मीट हिज एक्सपेंसेस। अब उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि 2000 से ज्यादा कमाए, उसकी इंटेंशन ये है कि बस ये एक्सपेंसेस मेरे निकल आए। तो उसके पास एक ऑफर आती है कि जी 100 रुपीज की बुक खरीद कर 80 रुपीज उसमें से 20 रुपीज वो अर्न कर सकता है। तो इस मीन कि अगर एक बुक बेचेगा तो 20 अर्न करेगा, ये कंट्रीब्यूशन है उसके लिए। 2 बुक्स अर्न करेगा, सेल करेगा तो 40 अर्न करेगा। तो अब कितनी बुक सेल करे कि वो 2000 रुपीज वो अर्न कर ले, तो दैट इज वेरी सिंपल 100 बुक्स, ठीक है। तो इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और हमने ये डिस्कस किया कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसमें हमारे 2 मेथड होते हैं, तो यानी 2 मुख्तलिफ तरीकों से हम कैलकुलेट करते हैं। एक ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, और जो मैंने अभी आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाया कि फिक्स कॉस्ट को मैं डिवाइड कर दूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस अगर मैंने कैलकुलेट करना है तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस के लिए फिक्स कॉस्ट को मैं CS रेशियो यानी जिसको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कहते हैं उस पर डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस आ जाएगा। और ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जो है इसको CM रेशियो भी कहते हैं। अच्छा, ये जो 2 लफ्ज में बोल रहा होता हूँ अक्सर कि ये भी नाम है ये भी नाम है, तो एक्चुअली ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स है। चले इस तरह मैं समझा देता हूँ। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो ब्रिटिश राइटर्स की हैं, जो ब्रिटिश राइटर्स जैसे कॉलिन की बुक है, हॉर्नग्रेन की बुक है, ये जितने बुक्स है ये ब्रिटिश राइटर्स की है। और इनकी बुक्स में देखें तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का लफ्ज ज्यादा मिलेगा आपको। लेकिन अगर कहीं आपके पास सामने अमेरिकन बुक आ जाती है, लाइक मैट्स एंड यूजरी की बुक है, बड़ी फेमस बुक है, उसमें वो CM का लफ्ज यूज करता है, तो दैट इज मीनिंग दोनों के सेम है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन में आपको जो पेपर के क्वेश्चन देखोगे तो दोनों नजर आएंगे, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो भी और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी। जब ये दोनों सेम नजर आएंगे तो फिर वहां कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज के 2 नाम है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम सिंपली कंट्रीब्यूशन टू सेल कैसे निकालते हैं कि कंट्रीब्यूशन जो आपने अर्न किया उसको सेल पे डिवाइड कर दो तो वो रेशियो बन जाएगी, दैट इज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि ये कुछ अजम्पशन डिस्कस की हमने कि हम जब ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं तो हम जब बजट बनाने लगेंगे तो हमारा बेशक ऑब्जेक्टिव ये प्रॉफिट अर्निंग ना भी हो, तो फिर भी हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने बजट को ब्रेक इवन पॉइंट से थोड़ा सा हायर लेवल पे रखें, बिकॉज ऑफ द assumption risk adhered with the assumptions, कि ये जो assumptions हमने ली हैं इसके अंदर एक रिस्क एलिमेंट जरूर मौजूद होता है, और अगर वो रिस्क एलिमेंट एडवर्स इंपैक्ट हम डाल गया तो हमारा 2500 यूनिट पे लॉस हो सकता है। इसलिए हम इस लॉस से अवॉइड करने के लिए एक मार्जिन क्रिएट करते हैं विच इज नॉन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको हम बजटेड सेल में सिंपल बजटेड सेल में से ब्रेक इवन सेल लेस कर देंगे तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। और अगर इसी को रेशो पे कन्वर्ट करना हो तो इसी आंसर को अगर मैं बजटेड सेल पे डिवाइड कर दूं तो वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। और अगर इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने जरा आज एक काम बहुत जरूरी है कि जब ये क्लास खत्म हो तो आप यही वाली एग्जांपल जो अभी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो ये वाली एग्जांपल बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है जिसमें एक एक चीज मैंने आपके सामने कैलकुलेट की है, ठीक है। इसमें डिजाइर्ड प्रॉफिट वाली बात जो है वो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें भी अगर वो एग्जामिनर ये कहते हैं जी कि आप डिजाइर्ड सेल्स लेवल कैलकुलेट करो तो उस सूरत में टारगेटेड सेल लेवल कैलकुलेट करो, तो फिर मुझे एक
प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में, तो मुझे वो प्रॉफिट भी रिकवर करना है। तो फार्मूले में सेम वही ब्रेक इवन वाला फार्मूला रखना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज ये करना है कि आपने फिक्स कॉस्ट के साथ डिवाइड कर देना है, फिक्स कॉस्ट में प्लस कर देना है जो हमारा डिजाइन प्रॉफिट है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है जो ब्रेक इवन में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर एंड पे आज हमने थोड़ी सी इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट भी डिस्कस किए जो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई उस पे मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये फाइल जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी आपको मिल जाती है ये फाइल भी। जी ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बजट के उसी क्वेश्चन से जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जो सॉल्यूशन दिया, प्लीज इसको जरा कर लीजिएगा और फिर इसी में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इसी में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हिस्सा मैं करवा दूंगा आपको। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।